सभी साथियों को हमारा नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए लाइन पर सभी फटाफट। देखिए, टेस्ट आप लोगों ने जो दिया वो वाकई में बहुत ही परफेक्ट टेस्ट था और उम्मीद करता हूं कि आपको जो टेस्ट का जो है बेनिफिट भी मिलेगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तो आपको इस बात का जरूर, पेपर जब आएगा, क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो आपको जरूर इस बात का एहसास होगा कि आखिरकार हमने जो है वो सही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, सही क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की थी। इस बात को भी आपको महसूस होना चाहिए, ठीक है ना जी। शिशुपेंद्र जी क्या कह रहे हैं बताइए, बोलिए। चलिए, नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। सभी को हमारा नमस्कार। पेपर सबका अच्छे मतलब समझ में आ रहा था, क्वेश्चंस का आपको लग रहा था कि क्वेश्चन सही है, आपके रिजल्ट और परफॉर्मेंस भी बेस्ट थे, ये हमने नोटिस किया था। आपने जितने भी अपने आंसर्स दिए मुझे लगा कि अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। तो जी चलिए, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब हम लोग आज फिजिकल का जो 25 तारीख को टेस्ट है उसका रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया था और क्या अभी रिवाइज आपको करना बाकी है। दोनों बातें आपको मैं शो करने जा रहा हूं, अपनी स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं जी। देखिए, ये हमने रिवीजन किया था, आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट हमने रिवीजन किया था, है ना, याद आया आपको? ये पार्ट हमने रिवीजन किया था। अब इसके बाद हम आपको कुछ फार्मूले रिवाइज कराते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मान के चलिए कि हम अब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट का मतलब है कि हम आपको वो क्वेश्चन डिस्कशन करें जो वास्तव में बहुत जरूरी है, और मैं उसी तरीके के क्वेश्चन ढूंढ करके आपके सामने लाता भी हूं, जिससे कि आपको उनका बेनिफिट भी एग्जामिनेशन में मिल पाए कि भाई आपने जो प्रैक्टिस की है क्या वो कायदे की है या नहीं है। जी, ये जरूरी हो जाता है कि आपको ये चीजें पता रहें, ठीक है, समझ में आ रही जी? शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब हम क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं जी, बताएं। सबसे पहले तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, जिसको मैंने कल भी संभावित बताया था, आज भी संभावित बता रहा हूं, कि अगर हम लोग ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात आ रही है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने नोटिस किया होगा जी, मनु जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे, कि आपने बताया कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी अगर रिएक्शन कैसी हो जाए? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए। ये भी आपको याद मेरे हिसाब से रखना चाहिए। एक फार्मूला भी बहुत जरूरी हो जाता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगर स्पॉन्टेनियस की बात करें तो ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए, ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए। नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो इस जो डेल्टा ई नॉट सेल है वो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ रही ना।
इतनी बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलें। एक फार्मूले, अधिकतर इस तरीके के फार्मूले पर क्वेश्चन आ जाता है, संभावित हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज्यादा ललकारता है कि ये भी कभी कभी आपको परेशान करता है, क्वेश्चन इसी पे बेस रहता है। पूछ लेते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है आर टी एल एन के सी, क्या ये फार्मूला सही है या गलत है, राइट है कि रॉन्ग है, इतना बताइएगा। दिस फार्मूला इज राइट और रॉन्ग? ये फार्मूला राइट है कि रॉन्ग है, इतना बताएं, बोलिए। राइट है, बिल्कुल सही है। इस फार्मूले को दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग के सी करके भी लिखा जा सकता है। ये फार्मूला भी एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है। अब ये बताइए, इक्विलिब्रियम पे अगर रिएक्शन आती है, यानी कि नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगी? अगर मैं आपसे कहूं नस्ट इक्वेशन की बात आए तो नस्ट इक्वेशन अमितेश जी इक्विलिब्रियम पर क्या होगी? अगर नस्ट इक्वेशन की बात आती है तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, इसको बताने की आप जरा हमें कोशिश करेंगे। मतलब ये बताइए, नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम मतलब मैं क्वेश्चन बना लेता हूं, क्वेश्चन इसको मान लेता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है, मैं क्वेश्चन बना लूं पहले, तब आगे बढ़े, मजा आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 32 पॉइंट पर चले आते, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है 32। अब यहां पर ए ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ए ऑप्शन दे रहा हूं कि क्या यहां पर इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी, डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर जीरो होगी, या फिर बी ऑप्शन दें ई नॉट सेल जीरो हो जाएगा, या फिर आपको ऑप्शन दें कि ई सेल जीरो हो जाएगा, और यह ऑप्शन दें कि ऑल आर जीरो, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, ऑल आर करेक्ट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। कौन सा, केपी सैनी जी आप बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? नस्ट इक्वेशन में इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? सभी लोग इसमें दो दो ऑप्शन बता रहे हैं, सभी लोग दो दो ऑप्शन बता रहे हैं। वैसे मैं आपको जानकारी दूंगा, जब इक्विलिब्रियम पर आता है तो केवल ई सेल जीरो होता है, ई सेल जीरो होता है, बाकी कुछ भी जीरो नहीं होगा। डेल्टा जी की वैल्यू जब निकालोगे तो वो जीरो नहीं आएगी, वो जीरो नहीं आती है, वो आप रिलेशन निकल करके आता है, ठीक है। ई सेल जीरो हो जाएगा तो डेल्टा जी नॉट की बात अगर हम आपसे करते हैं तो डेल्टा जी नॉट से रिलेशन करिए आप, ठीक है, ऑल आर नहीं होगा। अगर आप इसको देखो, ई सेल सही होगा, देखो यहां पर बताता हूं आपको, इक्वेशन आती है ई सेल इज इक्वल टू, इसको आप बहुत ज्यादा सोच गए आप, इसलिए आपसे गलत हुआ, ई नॉट सेल। अब इसी रिलेशन को देखिए, 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी मान लेते हैं। अब इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम जब हम लोग इक्विलिब्रियम में आते हैं तो ई सेल जीरो हो जाता है, और ई सेल जब जीरो हो जाता है तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी होता है, लॉग के सी होता है।
और जब इसको फार्मूले में रखते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। अब आया समझ में आपको कुछ? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ और मल्टीप्लाई में 0.0591 अपॉन एन और यहाँ पर लॉग केसी हो जाता है। एन से एन काट दीजिए, बाकी ये फार्मूला भी जनरेट हो सकता है अगर चाहोगे तो आप, तो अगर चाहोगे तो ये फार्मूला भी जनरेट हो सकता है। फैराडे की वैल्यू आप जो भी आ रही हो पुट करके आप निकाल सकते हो। और अगर रिलेशन आपसे पूछा जाता है तो 2.303 अगर आरटी यानी कि ये वैल्यू ना रखें, ये वैल्यू ना रखें, हम दूसरे टर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। समझ गए ना बात? अच्छा क्वेश्चन था और आपको भी लगा होगा कि नहीं सर ने क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मेरे अपने बनाए हुए हैं, किसी किताब को यहाँ से कॉपी नहीं किया जाता है। यानी जो मैं कराता हूँ वो तो एक अलग चीज है ही, लेकिन किसी किताब पर हम ये नहीं कि फटाफट आपसे कहें कि भैया ये वाला वहां, वो जो मैं कराता हूँ वो अलग, लेकिन ये आज जो क्वेश्चन है वो सब आपके अपने क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब आप पर यहां पर आइए, आप जगमोहन जी सही कह रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी वो लिखा होगा। नस्ट इक्वेशन मैंने पूछी है आपसे, यहां आप कैसी बात कर रहे हैं बताइए? मैंने ऊपर साफ लिखा हुआ है नस्ट इक्वेशन, क्वेश्चन को आपने नहीं समझा। मैं अगर केबल एट इक्विलिब्रियम, यही तो पढ़ना है भाई साहब, यही पढ़ना है। नस्ट इक्वेशन मैंने साफ लिखा हुआ है कि बात आपको नस्ट इक्वेशन से करनी है, ना कि एट इक्विलिब्रियम केबल होता तो आप कहते कि सर चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे कहीं हो लगाइए आप, तब तो ठीक था, आप डेल्टा जी लगा लेते, जीरो बन जाता, आपका आंसर सही हो जाता। लेकिन क्वेश्चन को समझने की भैया कोशिश करिए आप थोड़ी सी, ठीक है? एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आपसे ये कहा जाए, यहां पर सिंपल सी बात मैं कहने की कोशिश करूंगा आपसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बात की है कि कोलरिश लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट पर अप्लाई होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर अप्लाई होता है? बताएं। कोलरिश लॉ जो होता है, कोलरिश लॉ is applicable for weak और strong electrolyte। दो ऑप्शन है आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने जवाब दिया है, आपने जवाब दिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल परफेक्ट जवाब है आपका। उसी को कैलकुलेट करने के लिए होता है, इसका फार्मूला आपको पता होगा, लैम्डा इनफाइनाइट पूरा निकालना है किसी को। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट कैटायन, यानी सी का मतलब है कैटायन की मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दो में से कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पर एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये फार्मूला। और इसको आपने ये सुना होगा कि ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी खूब आता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है, वो तो डिवाई हेकल-सॉगर थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, आप वहां पर जाकर के मेरे इंपॉर्टेंट्स में है, आप पढ़ सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी यहां पर मैं लिख रहा हूं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसी का मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन पर बताओ बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, बताएं। इंक्रीज होगी, वेरी गुड, शाबाश। ये क्वेश्चन आना है 2025, लिख लीजिए इसके ऊपर 2025। आप जो भी अनुज सर के प्लेटफॉर्म पर जो लोग पढ़ रहे हैं उनको सटीक क्वेश्चन मिल रहे हैं, बाकी लोग बहुत परेशान हैं। कल एक लोगों का फोन आया मेरे पास कि सर मैंने उनका XYZ कोई पर्सन थे, उनका कोर्स ले रखा है, नाम नहीं बताया जा सकता ऑनलाइन पर,
उनका कोर्स ले रखा है, सर मैं क्या करूं, मुझे ऑप्शन दीजिए, मुझे आपके कोर्स पर आना है। तो मैंने भाई आप अब ले लिया है तो मैं उसमें तो कुछ कर नहीं सकता हूं, अब आपकी मर्जी, आप आइए ना आइए, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग परेशान इस समय, आत्माएं भटक रही हैं। अब यहां पर मैं कहूं मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन पर क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। अब यही क्वेश्चन में दे रहा हूं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बताओ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी, बताइए जगमोहन जी, ऑन डाइल्यूशन बताइए। तो दोनों चीजें क्या होती हैं, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज, और बी ऑप्शन में दे रहा हूं डिक्रीज। तो यहां पर भी एक ही बात याद कर लो, इंक्रीजेस। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका, सही, बिल्कुल सटीक आपने। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो चाहे स्ट्रॉन्ग की हो चाहे वीक की हो, वो डिक्रीज, वो इंक्रीज ही करती है, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी जो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की किससे कैलकुलेट करते हैं, अभी आपने बताई थी, चलो उस पर भी एक क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ पर 35 में। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड कर दो, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड बाई, अभी आपने जवाब दिया था, मुझे बताया भी था, उस पर भी क्वेश्चन लीजिए बना दिया मैंने। ए ऑप्शन आपको दे रहा हूं, कोलरेश लॉ, और दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं डिवाई हकल ऑन सागर थ्योरी, ठीक है, डिवाई हकल ऑन सागर थ्योरी। तो आप DHOT पर ऑप्शन पर टिक करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब बात आती है तो हमेशा डिवाई हकल ऑन सागर थ्योरी जाती है, फिर कोलरेश लॉ नहीं आता है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम करता है, ठीक है। डिवाई हकल ऑन सागर थ्योरी पर आप ध्यान देंगे, ठीक है, समझ गए ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट बताइएगा, यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बहुत ही जबरदस्त स्लॉट चल रहा है इस समय जिसने अपनी जो है वो गवाया, समझ लेना उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहला ए ऑप्शन दे रहा हूं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, या फिर साइमन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओम साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर या फिर साइमन, दोनों एक ही बातें, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, कोई ऐसी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। ये जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पर। अच्छा, दूसरी चीज आपको और बताएंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, संभावित बनेंगे इस साल। मेरा जो अपना तजुर्बा है वो यही कह रहा है कि जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट किए हैं ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देंगे एग्जामिनेशन में, कॉलम देंगे। लगता है अच्छा आप लोगों को, आप भी टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, ये संभावना बिल्कुल भी नहीं। कोई बच्चा होता तो थोड़ी देर को, आजकल तो बच्चे को भी नहीं टहला पाओगे आप, क्योंकि कारण ये है कि बच्चा भी आजकल गूगल भैया से सर्च कर लेता है। हाँ बस ये है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें गूगल से मैच नहीं करती हैं, वो आपको हमारी माननी पड़ती हैं, चाहे आप झक मार के मानो या वैसे मानो, अनुसार कभी कभी जो है इन चीज़ों को मतलब कहते हैं। पहला ऑप्शन में दे रहा हूं यहां पर ट्रांसपोर्ट नंबर, दूसरा आयनिक मोबिलिटी, ठीक है, तीसरा सेल कांस्टेंट, एक आयनिक कंडक्टिविटी भी ले लो, आयनिक कंडक्टिविटी,
और सेल कांस्टेंट। अच्छा जगमोहन जी बताइए, क्या मैं बताता नहीं हूं? अगर आप ये कह दो सर आप बताते नहीं हो तो मान जाऊंगा मैं। हर बार आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी लेकर के जाता हूं। मेरे टॉपिक अभी तक आपने सब बियॉन्ड एनसीईआरटी ही देखे होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात पर, बियॉन्ड एनसीईआरटी ही देखे होंगे आपने अभी तक के जितने भी टॉपिक हैं। यूनिट पर क्वेश्चन है, सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद आपका वोल्ट इन्वर्स हो गया, और साइमन इन्वर्स कर देता हूं, फिर ओम इन्वर्स कर देता हूं, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर -2 कर देता हूं, मोल -2 ले लेता हूं, ओम इन्वर्स, ओम इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स। जो चीज मुझे जरूरत लगेगी मैं तुरंत बताऊंगा। यूनिट लेस प्रॉपर्टी भी कोई हो सकती है, और एक ऑप्शन एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा हूं क्योंकि मुझे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है। नहीं नहीं कोई नहीं, बिल्कुल 100%। बताइए यहां पर मैच कर दीजिए, मैं ऑप्शन लिखे दे रहा हूं, मैं ऑप्शन लिखे दे रहा हूं, आप मैच कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, आपको मैच कर देना है। लिख दूं यहां पर ए बी सी डी, एक एक करके बताइए, एक एक करके बताइए, ऐसे नहीं, पहले ए का बताइए सब लोग, ए का ऑप्शन बताइए, ए का बताइए, पहले ए का ऑप्शन बोलिए सब लोग। ट्रांसपोर्ट नंबर को, नंबर है सेंटीमीटर इनवर्स में जाएगा, यानी कि सॉरी, यूनिट लेस प्रॉपर्टी नंबर है, यूनिट लेस है, बिल्कुल सही, यानी यहां पर मैं 4 लिख देता हूं, ठीक है। ए का, बी का बताइए, अब बी का बताइए। आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी बिल्कुल सेंटीमीटर मोबिलिटी है, ठीक है, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, फर्स्ट हो जाएगा। सी का बताइए, सी का आपका थर्ड हो जाएगा। डी का बताइए, डी का आपका हो जाएगा सेल कांस्टेंट का सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब फिफ्थ हो जाएगा। सही है ना? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, ये भी बहुत आता है, क्वेश्चन नंबर 38 पर जा रहा हूं मैं, 38 पर जा रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त। डेल्टा E2 माइनस, ये आ सकता है इस बार, E1 इज इक्वल टू डेल्टा CB T2 माइनस T1। इक्वेशन को क्या कहते हैं? इक्वेशन इज कॉल्ड, बताइए नाम बताइए, इस इक्वेशन का नाम बताइए। एक ऑप्शन दे रहा हूं, जूल थॉमसन इक्वेशन, चलिए दूसरा ऑप्शन आपको आप वाला लिख देता हूं, किरचॉफ्स इक्वेशन। अरे किरचॉफ्स इक्वेशन हो गई, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, संभावित है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर सही सही लिख रहा हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 39, पानी पी लो थोड़ा सा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? अजय प्रताप, अजय जी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? ठीक, बहुत सुंदर, शाबाश, वेरी गुड। एक मिनट, थोड़ा सा अपना लैपटॉप सही कर लूं, दिख नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 39,
आलोक यादव, स्वागत है आपका इस महफिल में। मुजरा जारी है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज, अगर देखें इफेक्ट से इक्वेशन बताएं। पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूं, म्यू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी, यहां पर कांस्टेंट मैंने पी लगा दिया। दूसरा ऑप्शन में म्यू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी, यहां पर एच लगा दिया। तीसरा ऑप्शन में म्यू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल बी, यहाँ पर एच लगा दिया। और यहाँ कौन सा पढ़ा अबे बैठ बैठ पढ़ा लें, डेल टी अपॉन डेल पी, यहाँ पर एट कांस्टेंट एच लगा दिया। सॉरी, यहाँ पर एट कांस्टेंट हम लगा देते हैं टी लगा देते हैं। जी बताइए। तो यहाँ पर 39 वाले का जवाब दीजिए। 39 में बी ऑप्शन है, 39 में बी ऑप्शन है। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 भी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर यहां पर हम कहें अ गैस shows cooling on expansion, तो ए ऑप्शन म्यू इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन म्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव, सी ऑप्शन म्यू इज इक्वल टू नेगेटिव। बताइए। अ गैस सोज, यस पॉजिटिव हो जाएगा। अ गैस सोज हीटिंग की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर ए ऑप्शन आएगा आपका म्यू इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन में, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव आंसर होगा, ले लो। और यहां पर आंसर आपका म्यू इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। और बाकी आंसर तो अब जब दे ही दिया तो यहीं पर हम रुक जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको, याद रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये बताइए। इंपॉर्टेंट है जी। पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पर चले आइए। 42, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बताएंगे, ठीक है, और पूछा भी बहुत जाता है। और मैं ये भी कहूँगा कि इस क्वेश्चन का रिलेशन भी आपको जरूर पता रहना चाहिए। ये रिलेशन किस रिलेशन को बताता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैक्सवेल रिलेशन पूछा गया है। मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन, तो एक ऑप्शन आपको दे रहा हूं, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, यहाँ पर v कांस्टेंट कर दिया। बी ऑप्शन डेल एस अपॉन डेल पी, यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ भी रखा। फिर डेल वी अपॉन डेल टी, यहाँ कांस्टेंट ये रखा।
सी ऑप्शन मैंने दिया, डेल टी अपॉन डेल ओ वी, यहाँ कांस्टेंट एंट्रोपी कर दी, डेल पी अपॉन डेल एस, यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डेल टी अपॉन डेल पी, यहाँ कांस्टेंट एंट्रोपी कर दी, डेल वी अपॉन डेल एस, यहाँ पी कांस्टेंट कर दिया। जी बताइए इसमें ऑप्शन 42 वाले में कौन सा सही है? विच ऑप्शन इज राइट? ए, बी, ठीक है, वेरी गुड। तो वैसे आपको जानकारी देता हूं, ये जितने भी ऑप्शन है, ठीक है, मैक्सवेल में यहाँ ऑल एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, यही सही है, ऑल ऑफ द अबव, ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी सही हैं, ये मैक्सवेल के रिलेशन कहलाते हैं। अब आपको मैं बता दे रहा हूं करना क्या है, आपको समझिएगा, ध्यान से समझिए, जितने हैं ये सब इक्वेशन कहीं पर नोट कर लीजिए, कहीं पर नोट करिए। इसमें करना क्या होता है, मैक्सवेल ने हमेशा एंट्रोपी को कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम से जब रिलेशन देखा तो वही रिलेशन टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम के साथ में था। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, सब एक दूसरे की मॉडिफिकेशन है, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट, ठीक है, डेल एस अपॉन डेल टी डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे तो फिर यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर एक बार रखोगे तो कांस्टेंट प्रेशर होगा, कांस्टेंट एंट्रोपी करोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, कांस्टेंट एंट्रोपी करोगे तो कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो यहाँ देखो वॉल्यूम प्रेशर, ध्यान दो, वॉल्यूम प्रेशर याद रखेंगे आप, नोट करिए इस चीज को। यहाँ पर चलिए तो देखो वॉल्यूम प्रेशर, फिर वॉल्यूम, फिर प्रेशर, ठीक है, नहीं बी ऑप्शन में कहीं नेगेटिव कहीं नहीं होगा, यहाँ कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है। अभी आप जरा शांत रहें, थोड़ा सा अपना बिल्कुल भी ट्यूनिंग ना बनाएं, अभी मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं है, कहाँ क्यों नहीं। यहाँ देखिए डेल एस अपॉन डेल वी, जब हमने यहाँ वी ले लिया तो यहाँ पर 2 बार टेम्परेचर लेना फिर एस एस लेना है, यानी कि 2 बार टेम्परेचर फिर एंट्रोपी, तो यानी कि पहले आपको टेम्परेचर फिर एंट्रोपी, यहाँ पर वॉल्यूम प्रेशर, ये कांस्टेंट कर लीजिएगा। तो अब आपको याद रखना है, जब आपको टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम, टेम्परेचर का वॉल्यूम से रिलेशन रखना है तो फिर टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम नीचे और प्रेशर, जब वॉल्यूम होगा तो प्रेशर ऊपर रहेगा, क्योंकि आप ये जानते हो अच्छी तरीके से कि हमेशा प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली होता है, तो यहाँ इन्वर्सली चलेगा हर जगह, देखो यहाँ भी इन्वर्सली चलेगा, यहाँ भी इन्वर्सली चलेगा, तो गलत होने के चांस ही नहीं आएंगे। समझ में आई बात? नहीं, गलत होने के चांस नहीं आएंगे। एंट्रोपी नीचे, भाई अगर आपने नीचे टेम्परेचर ऊपर प्रेशर लिया है तो नीचे अगर एंट्रोपी भी होगी तब भी गलती नहीं आएगी। तो इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर में कभी भी नहीं आएंगे। ऐसे यहाँ टेम्परेचर जब आप लोगे तो एक बात आप ध्यान दीजिए, प्रेशर टेम्परेचर हमेशा जो होता है वो आप नोटिस कर पाएंगे वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, तो ये भी आपका अपोजिट ही चलता रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना, डेल एस अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पर, डेल टी अपॉन डेल वी कांस्टेंट एंट्रोपी पर लेना पड़ेगा। तो इसको इस ट्रिक से अगर याद करेंगे, जैसे एंट्रोपी चल रही है तो फिर अंदर एंट्रोपी नहीं आएगी, टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों में, यहाँ टेम्परेचर का रिलेशन देखो, ये टेम्परेचर है तो ये टेम्परेचर है, यहाँ पर ये आपका वॉल्यूम है तो ये प्रेशर है, ठीक, फिर एंट्रोपी चलेंगे। इसी तरीके से टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखिए आप, तो यहाँ एंट्रोपी, यहाँ भी एंट्रोपी है, एक बार वॉल्यूम ले लोगे तो एक बार आपको प्रेशर ले लेना पड़ेगा, बस, मतलब एंट्रोपी के साथ एक बार वॉल्यूम एक बार प्रेशर, टेम्परेचर के साथ एक बार वॉल्यूम एक बार प्रेशर, तो इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट कर दीजिए,
तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको आसानी से मैक्सवेल का ये रिलेशन याद हो जाएगा। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी पर भी क्वेश्चन बन सकता है, गिब्स फ्री एनर्जी पर भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर चले आइए। यानी कि अगर आपसे कहा जाए तो यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है। संभावित क्या हो सकता है, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन सकता है। गिब्स फ्री इक्वेशन ये पूछी गई पीजीटी में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज का, नहीं इसके अलावा रिलेशन नहीं थे, यही रिलेशन मेरी नॉलेज में है। बाकी इनको घुमाकर ट्यूनिंग कर सकते हैं, लेकिन यही रिलेशन मेरी नॉलेज में है। टी, और यहां पर आ जाएगा आपका डेल डेल डेल्टा जी अपॉन में आएगा डेल टी, और ये कांस्टेंट अब टेम्परेचर तो होगा नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा प्रेशर। ये इक्वेशन कहलाती है गिब्स फ्री इक्वेशन, गिब्स फ्री रिलेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री रिलेशन। ठीक है, या फिर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। MOLTZ, हेल्महोल्ट्ज है ना, हेल्महोल्ट्ज की स्पेलिंग MOLTZ होता है ना, MOLTZ। चलिए H लगा लीजिएगा, कहाँ लगेगा, ठीक, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इस इक्वेशन को भी हम लोग नाम से जानते हैं। और दूसरा इसका फॉर्म जो है, ये भी आपने गिब्स फ्री एनर्जी का पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाला फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और डेल्टा जी को और तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे भी आ सकता है, समझिएगा कैसे कैसे वो संभावित है। देखो, एक तो ये इस पर भी स्टार लगा लीजिए, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, ये भी जरूरी है। अब कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है उनको भी जानिए, सब जानिए आज। एक तो ये फॉर्म हो सकती है डेल जी इज इक्वल टू वी डी प्रेशर होगा, वी डी प्रेशर माइनस एंट्रोपी के टर्म में लोगे तो एस डेल टी। एक तो ये इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, डेल्टा जी बोलते हैं, डेल डेल्टा जी, डेल डेल्टा जी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद यही इसी के नीचे चलिए आप, इसी के नीचे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डेल जी अपॉन डेल पी रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर से कांस्टेंट कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो डेल जी अपॉन डेल पी, और यहाँ ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका, क्या बचेगा, केवल v बचेगा ना, तो v हो गया। और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी संभावना है। बाकी ये कट ही जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर लोगे तो एंट्रोपी कट जाएगा, टेम्परेचर भी कट जाएगा, तो एक रिलेशन ये भी निकल करके आ सकता है, संभावित है। या फिर डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर अगर कंसीडर करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आगे केवल यही बचेगा, तो इसका मतलब आ जाएगा आपका माइनस एस के बराबर आ जाएगा। एक ये फार्मूला आ सकता है। मतलब ये फार्मूले सब इंपॉर्टेंट है, नोट करो कहीं पर भाई, हमारा मुंह बिल्कुल ना देखना। इसके बाद डेल जी अपॉन टी ऐसे भी लिखा जाता है, डेल जी अपॉन टी एक ब्रैकेट में और नीचे डेल टी, और ये पूरा कांस्टेंट प्रेशर पर हो जाएगा जिसकी वैल्यू माइनस एच अपॉन टी स्क्वायर के बराबर। ये मैंने सब डिटेल आपको बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए आप इनको नोट करिए केवल इन फार्मूलों को जो जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं, कभी कभी कुछ जगह दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कुछ जगह केवल हमें अपना याद करने का तरीका याद रखना पड़ता है। अब इसको फिर दोबारा डेल्टा जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट, कुछ लोग अब इसे अगर आपने याद कर लिया फायदे में रहेंगे, ये डेल्टा वी के बराबर हो जाता है। एक तो फार्मूला ये भी याद रख लीजिएगा, और जब ये डेल्टा वी के बराबर, तो इन्हीं से सब फार्मूले जनरेट हो रहे हैं। उसके बाद डेल ऊपर वाला फिर ऐसे कॉपी कर दिया, डेल्टा जी अपॉन डेल पी, नहीं डेल टी ले लो इस बार,
डेल टी ले लो, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर जाने वाले हैं, इसलिए हम ये काटते हैं, इसको हम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ये ले चुके हैं ना, तो इसलिए इसको हटा दो। अभी आप टी ले लो, अब कांस्टेंट कर दो प्रेशर, तो जब प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो माइनस डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा एस किसके बराबर है, वो डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर के बराबर है। तो फिर दोबारा आप चेंज कर सकते हो, इसको लिख सकते हो फिर एक और फार्मूला में, डेल यहाँ डेल्टा जी अपॉन टी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल टी, ये हो गया, और ये हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर पर माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर, ये भी फार्मूला आ गया। ठीक, ये बात आप नोट करके रखिए, ये फार्मूले एग्जाम में किसी भी समय पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला ये वाला है, इसको नोट करिए ध्यान से, ये वाला फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी तो हैं ही, लेकिन इसको ज़्यादा नोट करना है, और ये आ सकता संभावित है। ठीक है, अब एक कंडीशन और भी याद रखना, एक कंडीशन और याद रखना, कब डेल्टा जी नेगेटिव, भाई आपको फार्मूले में स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पर कभी कभी पूछते हैं, डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है, टेम्परेचर हाई है, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप 2-3 बार करवा लीजिएगा। सब इसी के डेरिवेशन हैं और कुछ नहीं है, इसी से ड्राइव, आपस में इंटरचेंज है, डेरिवेशन भी नहीं है, आपस में इंटरचेंज है और कुछ नहीं है। दीज आर इंटरचेंज फार्मूले आपस में, और कुछ नहीं। ठीक, इनको आप करिएगा, अब इनको बताना नहीं है। इसी के बाद एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम आप बताएंगे, क्या इक्वेशन का नाम है बताएंगे। चलिए 44 पे, क्वेश्चन सही बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन सही बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 44 पर चले आइए। 44 पर ये इक्वेशन क्या का नाम क्या है, dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। इस इक्वेशन का नाम बताइए क्या है, इस इक्वेशन का नाम बताएंगे। क्लेप्रियन इक्वेशन है, वेरी गुड, ये इक्वेशन क्लेप्रियन इक्वेशन है, शाबाश। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास में क्लेप्रियन इक्वेशन है। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद आपने नेक्स्ट dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच, नीचे t, यहां पर v2 माइनस और v1। ये इक्वेशन कौन सी है ये भी बताओ। इस इक्वेशन का नाम क्या है, ये भी आपकी क्लेप्रियन इक्वेशन है, इसको भी हम लोग क्लेप्रियन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक और बताइएगा, इस इक्वेशन का नाम क्या है। क्वेश्चन 45, बहुत सारे लोग आते नहीं है लाइव, वो केवल अपना छुप छुप के बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। लॉग P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन 2.303 R, और ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन यहाँ पर T1 T2। बताइए इस इक्वेशन का नाम बताइए। इस इक्वेशन को क्लैसियस क्लेप्रियन बोलते हैं, बिल्कुल सही है, क्लॉसियस
क्लेप्रियन इक्वेशन का नाम दिया जाता है। बिल्कुल सही, बहुत सही आपने जवाब दिया है। एक इक्वेशन और भी पूछी जा सकती है आपसे, संभावित है, वो भी बताइए। डी एल एन पी अपॉन डी टी। कल हम दिन में क्लास ले लें, आपका दिन में क्लास ले लें। स्क्वायर जी। ठीक, कल आपके दिन में क्लास ले लेते हैं जी। इस इक्वेशन को भी बता दीजिए। ठीक है, आज हम यहीं तक रखेंगे और कल दिन में लेंगे। कल मोस्ट प्रोबेबिलिटी दिन में हम आपसे 4 PM मतलब मैसेज करेंगे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में कल मैसेज करेंगे आपको, ठीक है। आज थोड़ा सा वर्क भी है, कोई आ गया है और कोई बात नहीं है, इसलिए बीच में थोड़ा रोकना पड़ेगा मुझे। ठीक, ओके।